अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज के दिन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज है आपके चैप्टर नंबर 1 की, फिजिक्स क्लास 9th, जो न्यू बुक आई हुई है फेडरल बोर्ड की, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज करेंगे और उसके एमसीक्यूज को फुल समझेंगे। ठीक है, हर एमसीक्यूज को समझेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो ये आपके पास बुक है, आप लोगों ने खुद भी देखी होगी। अच्छा, जो आपका है ना पेज नंबर 34, उसके ऊपर आपके जो है ना 13 MCQs हैं। ठीक हो गया जी। इन सारे आसान करना है, हमने इन सारों को करना है, एक एक करके इनका हम लोगों ने करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी करूंगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा क्यों नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये 13 MCQs आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब मैं चलता हूँ अपनी स्लाइड्स की तरफ। ठीक हो गया, मैं आ गया हूँ स्लाइड्स की तरफ। ऑन कर लेते हैं जी स्लाइड शो। बैठ जाओ, कना हेडफोन ला गया, ठीक है, वॉल्यूम फुल कर लो और बैठ जाओ। सारी समझ आ जाएगी, गोल के बुला दूंगा। और चैनल को जो है ना फुल सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट ठोकनी है, फुल कमेंट्स शमेंट्स करने हैं, लाइक्स भी करने हैं। ठीक है, फुल टॉप क्लास पढ़ाएंगे आपको। तो फ्रॉम बिगिनिंग ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इंस्ट्रक्टर आपका कौन है, नाम पढ़ लो, ये ब्रांड अच्छा, तो सबसे पहले एमसीक्यू जो हमारे पास आता है वो क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। कहता है इनमें से कौन से, जो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डिराइव्ड यूनिट नहीं है। ठीक है, डिराइव्ड किसको कहते होते हैं आप लोगों को पता होगा, जो किसी से मिलकर बना हो। ठीक है ना, बेस यूनिट क्या होता है, जो किसी से मिलकर ना बनाओ, अकेला हो उससे सारे बनते हो। डिराइव्ड होता है जो किसी से मिलकर बनाओ। ठीक है, और ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा डिराइव्ड नहीं है, तो केजी वो यूनिट है जो डिराइव्ड नहीं है। पास्कल मिलकर बनता है किसी से, न्यूटन भी मिलकर बनता है, वाट भी मिलकर बनता है। पास्कल किससे मिलकर बनता है, पास्कल मिलकर बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। ठीक है, और न्यूटन खाली किससे मिलकर बनता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, ये फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और वाट किससे मिलकर बनता है, वाट होता है हमारे पास जाउल्स। वाट जो होता है हमारे पास क्या होता है, जाउल पर सेकंड, यानी कि जाउल भी इसमें आ रहा है और पर सेकंड भी आ रहा है, 2 यूनिट से मिलकर बन रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन किलोग्राम। किलोग्राम बॉस है यहाँ का, ये किसी से मिलकर नहीं बना, ये अकेला है, इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया, पहला एमसीक्यूज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फुल ऑन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर किसके अंदर मेजर्ड होता है, यानी कि इसका यूनिट क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, आप सबको पता होगा। मोल्स जो होता है इसका यूनिट होता है, क्या होता है इसका यूनिट, मोल इसका यूनिट होता है। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। किलोग्राम किसका, मास का। ग्राम भी किसका, मास का। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा है, मोल्स। ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें बताएं आप लोग। देखिए 3 नंबर्स हैं, 650, तो कितने हो गए 3। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, किस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बताइए। देखो इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है और इसमें 4 है। ये कितने हैं इसमें बताइए। अब इसके हैं 6 हैं, क्यों 6 हैं, है 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ड्यू टू द डेसिमल पॉइंट। अब जो डेसिमल के बाद आते हैं ना, ये क्या होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं इनको। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे तो इसके 6 हो जाएंगे, तो इसके अंदर खाली 4 हैं, इसके पिछले वाले काउंट नहीं होंगे। तो इसका डी ऑप्शन जो है क्या करेक्ट होगा, डी ऑप्शन क्या करेक्ट है, इसके अंदर खाली 4 आ रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आ गई ना, फुल टॉप क्लास। ठीक हो गया, आगे जाते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट वैल्यू, किसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है बताइए। जो मेगा है, मेगा पहला है, इसकी 10⁻6 होती है। बीटा की 10⁻12 है, 15 है। पीको की माइनस में आ रही है तो सबसे कम है, और इसकी 10⁻3 आ रही है, तो सबसे बड़ी किसकी हो गई, बीटा की हो गई। क्यों, क्योंकि ये 10⁻15 है। तो सी ऑप्शन आपके पास क्या करेक्ट होगा। ठीक है ना, ओके। कहता है माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर, माइक्रोमीटर किसके लिए यूज होता है, माइक्रोमीटर यूज होता है लेंथ मेजर करने के लिए। किसके लिए यूज होता है, लेंथ। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये करंट मेजर नहीं कर सकता, ये फोर्स मेजर नहीं कर सकता, ये मास मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, ये खाली क्या मेजर करता है, लेंथ। माइक्रोमीटर क्या लेंथ मेजर करता है, समझ आ गई होगी। अच्छा जी,
कहता है द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बेस्ट मेजर करता है डायमीटर किसी भी पाइप का? वर्नियर कैलिपर है वो। क्या है? वर्नियर कैलिपर। ये जो स्क्रू गाज होता है ना, वो हमारे पास थिकनेस ऑफ अ शीट जो होता है ना, उसको मेजर करने के लिए होता है। बहुत स्मॉल डायमेंशंस के लिए स्क्रू गाज यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वर्नियर कैलिपर। मीटर रूल भी जो है आपके पास, ये भी इंटरनल डायमीटर नहीं मेजर कर सकता। ये मेजरिंग टेप्स भी जो है, ये भी खाली लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए होती हैं। तो जो हमारे पास होता है ना डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, वो आपका शहजादा वर्नियर कैलिपर ही कर सकता है। ये किंग है, यहाँ का किंग है। अच्छा, नेक्स्ट है, कहता है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉजेस। एक स्क्रू गॉज है कोई, उसका लीस्ट काउंट है इतना, कितना है? 0.01 मिलीमीटर। कहता है इफ द मेन स्केल रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉज इज 0, अगर उसकी मेन स्केल रीडिंग क्या 0 है, एंड द थर्ड लाइन ऑफ इट सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द डेटम लाइन, देन द मेजरमेंट ऑन द स्क्रू गॉज इज। कहता है फिर मेजरमेंट आपने देनी है स्क्रू गॉज की। मेजरमेंट किसकी देनी है? स्क्रू गॉज की देनी है। कब देनी है? जब उसका सर्कुलर स्केल जो है वो उसकी डाटम लाइन के साथ मिल रहा है, मगर किसके ऊपर? थर्ड लाइन के ऊपर। किसके ऊपर मिल रहा है? थर्ड लाइन के ऊपर मिल रहा है। तो स्क्रू गाज का जो लीस्ट काउंट है उसने दिया हुआ है। अब आपने क्या देनी है? उसकी मेजरमेंट देनी है। मेजरमेंट निकालने के लिए पता है क्या करना होता है? जो भी आपके पास लीस्ट काउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। जो आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग और डाटम लाइन जहां पर मैच हो रही है, तो कहां पर मैच हो रही है बताएं आप लोग? थर्ड लाइन पे मैच हो रही है। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, देखें लीस्ट काउंट इसका 0.01 है और मैच इस लाइन पे हो रही है 3 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.03 मिलीमीटर। क्या आ जाएगा? 0.03 मिलीमीटर आ जाएगा आपके पास का जवाब। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसकी मेजरमेंट निकालने का सिंपल तरीका ये है, लीस्ट काउंट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है कंसीडिंग लाइंस के साथ, तो 0.03 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है। यस, ओके, हो गया। अब 0 इसका आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेजरमेंट दे ही नहीं रहा। 3 एंड 0.3 भी नहीं है क्योंकि वो इनकरेक्ट मल्टीप्लायर्स हैं। ठीक है, आंसर गलत है उनका। तो जो हमारे पास मेन आंसर था वो 0.03 है। ये आप लोगों ने याद रख लेना। ये आपके पास जो है क्या है इसका सही आंसर है। ओके, हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, कहता है 9.483 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? देखो, ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये 0 यहाँ पर अभी, और ये +3 है। इसका मतलब हम लोग इसको फुल आगे ले जाएंगे। 10⁻³ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 3 डिजिट्स को आगे ले जाओ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0। जब यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा? ये 9483.0 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर था ना 0, 3 डिजिट्स आगे ले आए, यहाँ पर ले आए, तो ये क्या बन रहा है? 9483। तो ये इसका करेक्ट जवाब है, 9483 मीटर। सही हो गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस यूनिट। अब बेस यूनिट बताओ कौन सा है? देखो, पास्कल भी किसी से मिलकर बना हुआ है, कोलम भी किसी से मिलकर बना, मीटर पर सेकंड में भी दो चीजें आ रही, मीटर और सेकंड, और मोल इसका जो है क्या जवाब है? करेक्ट जवाब है। मोल जो है वो क्या है हमारे पास? बेस यूनिट होता है। ये बात याद रखनी है। अच्छा, कहता द नंबर्स हैविंग 1 सिग्निफिकेंट डिजिट इज। वो नंबर जिनका एक सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर, वो कौन सा है शहजादा? इसके पास 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास 1 है। ये शेर हमारा एक अकेला शेर है, इसके पास क्या है? 1 है। तो ये इसका करेक्ट जवाब है। 0.001 डी ऑप्शन करेक्ट है। कहता है रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इज। क्या रेशियो है मिलीमीटर की माइक्रोमीटर में? मिलीमीटर होता है mm और माइक्रोमीटर होता है माइक्रो 10⁻⁻⁶। ठीक है। अच्छा, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर जो है ना आपका पता है किसकी इक्वल होता है? 1000 माइक्रोमीटर्स की इक्वल होता है। तो ये इसका करेक्ट जवाब है सी। सी इसका करेक्ट जवाब है, 1000 की इक्वल है। इसे रेशो पूछी है, इसलिए जो साथ जिनके मीटर मीटर लगा हुआ इनको आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। यूनिट्स नहीं पूछे, इसने रेशो पूछी, इसका जवाब क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट एमसीक्यू है, कहता है 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर्स इज। कहता है 0.2 मिलीमीटर है, ये मीटर्स में क्या बनेगा? 1 मीटर किसकी इक्वल होता है? 10⁻³ के। ठीक है, तो ये 0.2 की ये मिलीमीटर। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या लगा देना है? -3। सो 0.2 मल्टीप्लाई -3 किसकी इक्वल आ जाएगा? 0.0002 मीटर के। तो ए ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है।
तो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारे पास प्रेजेंटेशन एंड होती है। ये हमारे पास एमसीक्यूज आप लोगों को होप्सफुली सारे समझ आ गए होंगे। जो समझ नहीं आई हो आप लोगों ने कमेंट्स में पूछ लेना। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और प्लेलिस्ट फॉलो कर लेनी। हम लोग हर चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियो बनाएंगे, एमसीक्यूज की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एक्सटेंसिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल। आप लोगों को हर वीडियो, हर प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना 4 वीडियोस मिल जाएंगी हर चैप्टर की, इंशाल्लाह भी बनाएंगे। अभी तो न्यू बुक आई है, तो हमारे से जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के दिन हम लोग बात करेंगे शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस की, जो कि चैप्टर 1 है फिजिक्स क्लास 9th का। और इसके अंदर हमारे पास 12 क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। और इनको जो है ना हम लोग आसानी से खोल के पी जाएंगे, फुल समझ लेंगे। ये मेरे पास जो बुक है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है मॉडल टेक्स्ट बुक फिजिक्स 9th क्लास की, जो कि फेडरल बोर्ड का न्यू सिलेबस है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चंस है, यहाँ पर मैं स्लाइड शो ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, ये आ गया मेरे पास। पहला क्वेश्चन है, कहता है हाउ डज फिजिक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। कहता है बताएं कि फिजिक्स हमारी जिंदगी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल किस तरह से प्ले करती है। कहता है फिजिक्स इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। फिजिक्स जो है वो हमारे पास फंडामेंटल है, यानी कि वो इम्पोर्टेंट तरीन चीज, इसके बगैर गुजारा है ही नहीं। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? इम्पोर्टेंट तरीन चीज, इसके बगैर गुजारा चल ही नहीं सकता, ठीक है ना। फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए फंडामेंटल है। इट एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल गवर्निंग मैटर, ये हमें एक्सप्लेन करता है जो मैटर होता है, यानी कि दुनिया में जो मादा है वो क्या है, एनर्जी क्या होती है, और उनके इंट्रैक्शंस क्या आपस में, इन चीज़ों का मैटर और एनर्जी का इंट्रैक्शन क्या आपस में। फिजिक्स हेल्प अस कंप्रीहेंड नेचुरल फिनोमेना, फिजिक्स हमें बताती है किसके बारे में, ग्रेविटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आजकल के डिवाइसेस के अंदर, ठीक है ना। द लॉ ऑफ फिजिक्स आर द बेसिस फॉर टेक्नोलॉजीज लाइक कंप्यूटर्स, जो हमारे पास फिजिक्स के कानून है वो हमारे आजकल के कंप्यूटर्स के अंदर बहुत यूज़ हो रहा है, स्मार्टफोन्स के अंदर यूज़ हो रहा है, और मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है। जो लॉ ऑफ फिजिक्स हैं वो बेसिस हैं आज की टेक्नोलॉजी के अंदर। हमारे पास ये मैग्नेटिज्म के यूज़ होता है कि स्पीकरों के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है। एडिशनली फिजिक्स प्रिंसिपल्स आर क्रूशल इन वेरियस फील्ड, कहता है, और इसके साथ साथ फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे लिए बहुत क्रूशल हैं, यानी कि बहुत ज़रूरी हैं बहुत सी फील्ड्स के अंदर। जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं? इंजीनियरिंग की फील्ड है, एस्ट्रोनॉमी की है, मेडिसिन की है। इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर भी चीज़ें बनाते हैं, करते हैं, मशीनें बनाते हैं, वहाँ पर भी फोर्स लगती है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स कितनी फोर्स लगाएंगे तो कौन सा चीज़ प्रिंट होगी, सारा कुछ इसमें आ जाता है। फिर एस्ट्रोनॉमी तो में तो है ही ज़रूरी, सितारों की बात कर एस्ट्रोनॉमी। हम लोगों ने देखना होता है कौन अपने मदार में है, किसका टेम्परेचर क्या है, मशीनें भेजनी होती है, सब फिजिक्स के जरिए होता है। रॉकेट्स भेजने हैं वो फिजिक्स के जरिए है, ठीक है ना। रॉकेट को किस स्पीड से भेजना है, कितने दिन लगेंगे, सब कैलकुलेशंस किसकी हैं? फिजिक्स की हैं। और मेडिसिन के अंदर भी यूज़ हो रहा है। आजकल की मेडिसिन की जो हमारे पास आ गई हैं, मशीनें आ गई हैं, उनके अंदर फिजिक्स के कानून यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। रेज आ गई हैं, ऐसी रेज, एक्स रेज, उसके अंदर यूज़ हो रहा है। मेकिंग इट इंडिस्पेंसिबल इन आवर डेली लाइफ, ये फिजिक्स है, ये इंडिस्पेंसिबल है हमारी लाइफ के अंदर, यानी कि इसका बहुत अहम रोल है, ठीक है ना। इसके बगैर गुजारा चल ही नहीं सकता। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग जो हैं ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं, यानी कि शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इनको ये वाला एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं, ठीक है, वरना आप लोग खाली कॉन्सेप्ट लेकर खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि फेडरल बोर्ड है और कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। खाली कॉन्सेप्ट देखना है और बाकी आप लोग अपने अल्फाज के अंदर, इजी वर्ड्स के अंदर इसको लिख सकते हैं। मैंने भी कोशिश की इजी वर्ड्स के अंदर लिखूं और इजी वर्ड्स में ही समझाया। तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन था, होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कहता है एस्टिमेट योर एज इन मिनट्स एंड सेकंड्स। आप अपनी एज लें और उसको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है आपने। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है आसान सा।
तो इसमें मैंने एजम्पशन लिया कि समझे मेरी एज क्या है 25 ईयर्स है, ठीक है। तो अब मैंने मिनट्स के अंदर कैलकुलेट करनी है। मिनट्स के अंदर कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या करना है, जो मेरी एज ईयर्स में यानी कि 25, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना मैंने, डेज पर ईयर पे, यानी कि कितने दिन होते हैं एक साल के अंदर, और उसको मल्टीप्लाई कर देना आवर्स पर डे पे, यानी कितने घंटे होते हैं दिन में 24, और उसको मल्टीप्लाई कर देना मिनट्स पर आवर्स, यानी कि एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं 60। तो मैंने वही काम किया, अपनी एज ले ली 25, जो कि है नहीं, चलो डेज पर ईयर्स मैंने ले ली 365, और आवर्स पर सेकंड, आवर पर मिनट कितने होते हैं, आवर पर डे कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और मिनट्स कितने होते हैं एक आवर के अंदर 60। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास एज इन मिनट्स है। तो एज इन मिनट्स जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये मेरे पास एज इन मिनट्स आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एज इन सेकंड्स कैलकुलेट करनी है। एज इन सेकंड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, जो हमारे पास एज इन मिनट्स आई है ना, जो भी अभी हमने पिछली स्लाइड में निकाली है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना सेकंड्स पर मिनट में, जो कि क्या होता है 60। एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60। तो आपके पास एज इन सेकंड्स आ जाएगी, वो ये है, ठीक है। तो मिनट्स वाली हमने पिछली स्लाइड पे निकाली ये, और सेकंड्स वाली जो है वो हमने इस स्लाइड पे निकाल ली, खाली मल्टीप्लाई करके किसके साथ, सेकंड्स पर मिनट के साथ, जो कि 60 होते हैं, ठीक है ना। तो इजी तरीन था ये भी, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, कहता है व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन दीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कहता है आप बताएं कि इनमें से, इन ये जो आपके पास क्वांटिटीज हैं, ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं आपके पास, कौन कौन सी फोर्स है, ठीक है, प्रेशर है, पावर है, चार्ज है, इनके अंदर कौन कौन सी बेस की क्वांटिटीज इस्तेमाल हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बेस क्वांटिटीज क्या। बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनती, और डिराइव क्या होती हैं जो बेस वालों से मिलकर बनती हैं। जिस डिराइव के अंदर एक से ज्यादा जो है ना आपके पास बेस की क्वांटिटी यूज होगी। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। तो फोर्स की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फोर्स के अंदर कौन कौन सी जो है ना हमारे पास डिराइव्ड की क्वांटिटीज यूज हुई है किसकी। अब थोड़ा सा रंग शंग चेंज कर लें। अच्छा, अब फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। एम क्या होता है हमारे पास, एम होता है मास, जो कि किस में होता है, केजी में। ए होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है, एक्सेलरेशन का फार्मूला है एम एस माइनस 1। एम से क्या बनेगा लेंथ, एस से क्या बनेगा सेकंड्स। तो हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी यूज हुई है, कौन कौन सी हमारे पास इसमें यूज हुई है आप बताएं। सबसे पहले हमारे पास यूज हो रहा है बेस क्वांटिटी कौन सी यूज हुई है, इसमें मास यूज हुई है, फिर लेंथ यूज हुई है, फिर टाइम यूज हुआ, ठीक है ना। ये 3 यूज हुई है हमारे पास, और इसी से हमारे पास फोर्स का यूनिट भी बनता है। अब मास है तो वो केजी में होता है हमारे पास, मास किस में होता है हमारे पास, केजी में, और एक्सेलरेशन हमारे पास किस में होता है, एम एस माइनस 1 में। तो ये हमारे पास किसका यूनिट होता है, फोर्स का, जो हम जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम इसको, न्यूटन भी कहते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग एक्सेलरेशन है, सॉरी एक्सेलरेशन एम एस माइनस 2 होती है, सॉरी। अच्छा, तो ये केजी यहीं पर रह जाएगा, और एम नीचे चला जाएगा, और एस का स्क्वायर, एम ऊपर ही रहेगा, ठीक है, सॉरी, और एस का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा खाली, ठीक है ना। अब ऊपर जो है हम लोगों ने देखा कि ये जो मेरे पास है पावर इसकी -2 थी, नीचे जाके क्या होगी इसकी पावर, खाली +2 में नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, और ये तो थी 1 पावर, और ये ऊपर ही रहने दिया हमने। तो ये मेरे पास किसका यूनिट आ गया, 1 न्यूटन का यूनिट यहाँ पर मेरे पास आ गया। अच्छा, अब हम लोग प्रेशर को समझते हैं। तो फोर्स की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास कौन कौन सी यूज हो रही है और किस तरह से यूज हो रही है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रेशर हमारे पास इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया, यानी कि कितनी फोर्स लग रही है हमारे ऊपर किसी भी एरिया के ऊपर, कितनी फोर्स लग रही है किसी भी एरिया के ऊपर। एक मिनट रुक जाए, जान को इधर वेट कर लेते हैं। अच्छा, तो जी हम जरा अजान का वेट कर रहे थे तो हम किसकी बात कर रहे थे, हाँ प्रेशर की बात कर रहे थे। मैंने क्या कहा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है कि हमने कितनी फोर्स लगाई है एक एरिया के ऊपर, ठीक है। तो फोर्स का तो अभी हमने ऊपर निकाला है ना, न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। वो तो वैसे ही आ जाएगा, यानी कि ऊपर जो हमारे पास आ रहा है वो यही वाली वैल्यू आ रही है, और नीचे हमारे पास एरिया है। एरिया क्या होता है, एम का स्क्वायर। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ डॉट लेंथ। तो लेंथ हमारे पास किसके अंदर होती है, मीटर के अंदर, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय किसके अंदर ऊपर इक्वल आ जाएगा, एम स्क्वायर के।
तो ये मेरे पास सारी जो क्वांटिटीज़ हैं यानी कि केजी, मीटर और सेकंड, ये मेरे पास इसके अंदर भी यूज़ हो रही है प्रेशर के अंदर, जो कि बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो ये हमारे पास जो प्रेशर है उसका यूनिट होता है पास्कल्स। जैसे फोर्स हम लोग कहते हैं ना 5 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स है, इस तरह जो हमारे पास होती है ना प्रेशर, वो हम लोग कहते हैं पास्कल्स। 5 पास्कल्स, 10 पास्कल, इतना प्रेशर लगाया गया, ठीक है, इसका यूनिट है। अच्छा, तो अब हम लोग ये देखें कि अब मैंने तो आपको बता दिया ये, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है ना पूरा किसके इक्वल होगा, न्यूटन के, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स है डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास पास्कल का यूनिट बन जाता है। ये आप लोगों को यहाँ पर सवाल के अंदर ज़रूरी नहीं है समझना, यहाँ पर जो ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया है। यानी कि फोर्स जो ऊपर मैंने क्या कहा, केजी मीटर पर स्क्वायर, और नीचे एरिया एम स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो टोटल मिल के बनता है ये पास्कल्स बनता है। क्या बनता है मेरे पास, पास्कल्स बनता है। ये पास्कल्स का यूनिट है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज यूज हो रही हैं सेम वही क्वांटिटीज इसमें भी यूज हो रही हैं, ठीक है ना। यानी कि दोनों के अंदर जो बेस क्वांटिटीज हो रही हैं वो सेम ही है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमने किसको देखना है, पावर को और चार्ज को, कि इनके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, तो उनको देखते हैं। अच्छा, पावर आ गई। पावर के अंदर कौन कौन सी यूज हो रही है, मैं जरा कलर चेंज कर लूँ वरना मजा नहीं आता मुझे। अच्छा, पावर, पावर इक्वल होता है वाट डिवाइडेड बाय टाइम के, सॉरी वर्क। पावर अब मेरे पास क्या है, पावर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। वेयर डब्ल्यू इज वर्क डन, डब्ल्यू क्या है मेरे पास, वर्क डन, और डब्ल्यू मेरे पास क्या होता है, वर्क डन, समझ आ गई। और वर्क डन क्या होता है, जाउल्स पर सेकंड। मैं आप लोगों को ध्यान से समझाता हूँ, और करते रहिए। डब्ल्यू का जो फार्मूला, अब टाइम तो आप लोग, अच्छा सबसे पहले आप देख सकते हैं ना, पावर का आपने बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्राइव क्वांटिटी यूज हो रही है। तो टाइम जो है वो किसके अंदर आता है, बेस क्वांटिटीज कौन सी यूज हो रही है, टाइम किसके अंदर, सेकंड। तो आपने सबसे पहले लिखना है सेकंड यूज हो रहा है। फिर अब डब्ल्यू का तो आपने देखना पड़ेगा ना, डब्ल्यू क्या है ना। तो डब्ल्यू इक्वल होता है जाउल्स पर सेकंड के, यानी कि जाउल्स डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और जाउल्स क्या होता है, जाउल्स होता है केजी एम स्क्वायर एस माइनस वन, एस माइनस टू, ठीक है। तो ये लोग आप चीज समझ लें। अच्छा, इस चीज को हम लोग दोबारा समझते हैं, देखें। ये देखें, हमने क्या निकालना है, पावर। पावर किसकी इक्वल है, डब्ल्यू बाई टी, ठीक है। किसकी इक्वल है पावर हमारे पास, डब्ल्यू बाई टी। अब डब्ल्यू किसकी इक्वल है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू की। डब्ल्यू हमारे पास इक्वल होता है वी मल्टीप्लाई ए। अगर v को हम a के साथ मल्टीप्लाई कर दें, a क्या एरिया, v क्या वोल्टेज। अब a तो हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि लेंथ डॉट लेंथ मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये v क्या है, v हमारे पास है वाट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी बेस क्वांटिटी यूज हो रही है, ठीक है, ये आपने बताना है। अब एक वाट हमारे पास इक्वल होता है एक जाउल के, ठीक है, और जाउल पर सेकंड के, ये आपने याद रखना है। ये आपके पास लिखा हुआ भी है कि एक वाट किसके इक्वल है, 1 जाउल्स पर सेकंड, ठीक हो गया। या अब ये जाउल क्या है, ठीक है, ये आपने बड़े गौर से देखना है। जाउल होता है न्यूटन डॉट मीटर। अब न्यूटन क्या है, सारा कुछ भूल जाओ, जाउल पर सेकंड पे आ जाओ, न्यूटन पर मीटर। बात करेंगे अबाउट चार्ज, यानी कि चार्ज क्या है, सही है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, चार्ज की। चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू आई टी। आई क्या होता है, करंट, टी क्या, टाइम। करंट किस में मेजर होता है, एम्पेयर्स में। तो एम्पेयर हमारे पास क्या है, एम्पेयर हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है ना जी। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, तो जी हम लोग क्या कह रहे थे कि हमारे पास Q किसकी इक्वल है, आई टी की इक्वल है, यानी कि आई जो है हमारे पास यहाँ पर क्या, करंट है। आई क्या है हमारे पास, करंट, और टी क्या हमारे पास, टाइम है। तो करंट जो होता है हमारे पास, अब हमारे पास कूलम है, ठीक है,
क्यू का जो फार्मूला है ना कूलम होता है, यानी कि चार्ज हम लोग निकालना चाहेंगे, यानी कि चार्ज के अंदर कौन कौन सी ड्राइव क्वांटिटी यूज हो रही है, ठीक है, सॉरी बेस क्वांटिटीज यूज हो रही हैं। तो हमारे पास एक तो आई यूज हो रहा है यानी कि एम्पेयर्स इट सेल्फ यूज हो रहा है, और टी यूज हो रहा है टाइम सेकंड्स में होता है, ठीक है, यानी कि एम्पेयर भी हमारे पास बेस है और एस भी हमारे पास बेस है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शो दैट द प्रीफिक्स माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द प्रीफिक्स मिली। आपने शो करना है जो आपका माइक्रो है वो 1000 टाइम क्या है कि स्मॉलर है किससे, मिली से, ठीक है। तो माइक्रो हमारे पास होता ही क्या 10⁻⁻6 होता है और मिली 10⁻⁻6 होता है। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसकी पावर -3 है, ये ऊपर आके प्लस हो जाएगी तो 10⁻³ बन जाएगा। 10⁻³ का मतलब होता है 1/1000, ठीक है। तो इसका मतलब होगा ये 1000 टाइम्स छोटा है मिली से, ठीक है ना, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जस्टिफाई दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब जस्टिफाई करें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, और एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखें अब हम लोग बताते हैं इसे। डिस्प्लेसमेंट इट डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोग डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, यानी कि जब कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन को चेंज करता है, इसका मतलब है यानी कि उसके पास एक डायरेक्शन भी है, चेंज भी कर रहा है, और मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि कितना चेंज कर रहा है, यानी कि 10 मीटर आगे गया है, 20 मीटर आगे गया है, दोनों चीज़ें हैं। मेकिंग इट अ वेक्टर क्वांटिटी, यही बात इसको क्या बनाती है, वेक्टर क्वांटिटी बनाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑब्जेक्ट मूव 5 मीटर टू द नॉर्थ, समझे हम लोग हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, 5 मीटर की है नॉर्थ की तरफ। तो इससे हमारे पास क्या साबित होता है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब कहते हैं आप लोग ये साबित करें कि एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि एनर्जी की कोई भी डायरेक्शन नहीं है। कहते हैं एनर्जी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कहते हैं एनर्जी हमारे पास क्या होता है कि हमने कोई ना कोई काम करना है, उस ठीक है, कोई ना कोई काम करने की सलाहियत। इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड, कहता है इसकी खाली मैग्नीट्यूड है और कोई डायरेक्शन नहीं है एनर्जी की, जिसकी वजह से क्या होता है ये स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि समझिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी 50 जूल एनर्जी है, कितनी है, 50 जूल एनर्जी जूल्स में होती है, बट दिस डजंट इंडिकेट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। लेकिन उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है ही नहीं, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास एनर्जी जो है हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये हमारे पास यहीं से साबित हो जाता है। और अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है स्क्रू गॉज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई। कहता है जो स्क्रू गॉज है आपके पास वो आपके पास प्रिसाइज लेंथ, अच्छी प्रिसाइज लेंथ देता है वर्नियर कैलिपर से, ऐसा क्यों है। तो वो कहता है स्क्रू गॉज जिसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं, वो हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट देता है वर्नियर कैलिपर से, क्योंकि उसकी फाइनर पिच है, उसकी पिच ज्यादा है, उसकी पिच ज्यादा है, और उसकी रोटेशनल मैकेनिज्म भी अच्छा है, वो अच्छे से रोटेट हो जाता है। न्यू टेक्नोलॉजी है ना, वर्नियर तो पुरानी थी, स्क्रू बाद में आया। द स्क्रू मैकेनिज्म ऑफ माइक्रोमीटर, ये जो स्क्रू का मैकेनिज्म है यानी कि अच्छा रोटेट करना, ये क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, अलाउ फॉर स्मॉलर एंड मोर कंट्रोल्ड मूवमेंट। इसकी वजह से क्या होता है कि हम बहुत छोटी से छोटी एक तो हम लोग ले सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं, और ज़्यादा कंट्रोल्ड मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका रोटेशनल जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो अच्छा है, अच्छा से रोटेट होता है, इस वजह से हम अच्छे से जो है ना लेंथ को नाप सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास हायर एक्यूरेसी आएगी और प्रिसीजन आएगी मेजरमेंट के अंदर, अच्छे से हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं ना। किस वजह से ले सकते हैं, क्योंकि रोटेशनल मैकेनिज्म अच्छा, फाइनर पिच है, ये दो चीजें याद रखनी है। वर्नियर कैलिपर्स व्हाइल एक्यूरेट डू नॉट ऑफर द सेम लेवल ऑफ फाइन एडजस्टमेंट एज माइक्रोमीटर। जो वर्नियर कैलिपर है जो कि सही एक्यूरेट है, लेकिन वो हमारे पास इस लेवल की जो है ना वो एडजस्टमेंट नहीं देता जैसा कि माइक्रोमीटर देता है, तेरा लेवल नहीं 6000 का, ठीक है। तो उस तरह के हमारे पास जो है ये मेजरमेंट नहीं देता जो कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज देता है। वर्नियर कैलिपर पुराना था। कहता डिफरेंस बताएं मैकेनिकल स्टॉप वॉच में और डिजिटल स्टॉप वॉच में। मैकेनिकल में क्या फ़र्क है, डिजिटल में क्या। मैकेनिकल में वही मैकेनिकल गियर यूज़ करता है, स्प्रिंग यूज़ करता है मेजर करने के लिए, टाइम को लेस प्रिसाइज होता है, ठीक है। मैनुअल होता है, स्टार्ट स्टॉप के फंक्शन होते हैं, टाइम जो है वो रीड होता है डायल से, यानी कि देखना पड़ता है, ठीक है। फिर द सेकेंड हैंड यानी कि हमारे हाथ के ऊपर जो हम लोगों ने उस पर रख के जो है ना हम लोग देखते हैं
टाइम को। जबकि डिजिटल में आप सबको पता है क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज़ होते हैं टाइम मेजर करने के लिए, प्रिसिजन अच्छी होगी, ठीक है, और मिली सेकेंड्स तक की आप लोग जो है ना टाइमिंग ले सकते हैं। और टाइम किसके ऊपर शो होता है, स्क्रीन के ऊपर शो होता है। और एडिशनल फीचर्स लाइक मेमोरी एंड स्प्लिट टाइम आर अवेलेबल। आप लोग जो स्टॉप वॉच के तौर पे भी सॉरी इसके अंदर और भी इसके अंदर फीचर्स होते हैं, मेमोरी एंड स्प्लिट टाइम्स, ठीक है। मेमोरी एंड स्प्लिट टाइम का क्या मतलब है, यानी कि मेमोरी एज अ मेमोरी मतलब उसको याद भी रहेगा कि यार ये काम आपने किया था, फलाना टास्क था, उस पर 10 मिनट लगे, ठीक है। स्टॉप वॉच है ना, तो डिजिटली काम करते सब ये मोबाइल वाले फंक्शन होते हैं इसके, और ये पुराना है, घटिया किस्म का मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, ठीक है, किसी काम का नहीं। और एंड स्प्लिट टाइम्स अवेलेबल, यानी कि टाइम को स्प्लिट कर भी सकते हैं, यानी कि 10 मिनट एक काम को किया, फिर 10 मिनट एक काम को किया, तो उसके अंदर नोट होता रहेगा कि ये काम जो है हमने ए टास्क था समझो वो 10 मिनट में हुआ, फिर बी टास्क था वो बी में हुआ 10 मिनट में हुआ, तो वो उसको चीज़ें याद रहेगी। मैकेनिकल में हमें खुद याद करना पड़ेगा, उससे काफ़ी भी याद नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कुछ, ये आप लोग देख लें, एज इट याद कर लें। How is a measuring cylinder used to measure the volume of a irregularly shaped stone? कहता है आप लोग measuring cylinder को किस तरह से यूज कर सकते हैं कि वो मेजर कर सके वॉल्यूम किसी भी एक इरेगुलरली शेप्ड स्टोन का, जो एक स्टोन है जो कि इरेगुलर है, अजीब सा है, उसका वॉल्यूम वो किस तरह से नापेगा, ये आप लोगों ने जो है ना यहाँ पर बताना है। तो इसको हम देखेंगे। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहता है कि हाउ इज अ मेजरिंग सिलेंडर यूज्ड टू मेजर द शेप द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलरली शेप स्टोन। यानी कि आपके पास मेजरिंग सिलेंडर है, उसके अंदर आप लोगों ने एक वॉल्यूम फाइंड करना। समझो आपके पास ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने एक स्टोन डाल दिया। सबसे अब पहला स्टेप क्या करना है, आपने एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, स्टेप 1। उसके बाद उसके अंदर पानी डालना है, समझो उतना पानी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास बन रहा था समझो 70 मीटर बन रहा था, क्या बन रहा है 70 मीटर। अब इधर आपने जैसे ही स्टोन डाला ना, तो ये वजन ज्यादा हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने पहले वाला भी वॉल्यूम याद रखना है, और फिर अगला स्टेप क्या है, रिकॉर्ड द न्यू वाटर लेवल, वो यहाँ पर आएगा, वो भी याद रखना। अब आपने इन दोनों को माइनस कर देना, यानी कि नए वाले को पुराने वाले से माइनस करोगे तो आपके पास वॉल्यूम होगा स्टोन का, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वाटर लेवल्स, इनिशियल का मतलब है जो शुरू में थे यानी कि 70, और बाद में फाइनल है तो उसको माइनस कर देंगे, यानी कि बाद में समझो 90 हो गया, तो 90 माइनस 70 किया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास वॉल्यूम है, तो हमारे पास वॉल्यूम किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये इस तरह एक एग्जांपल देके समझाया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। कहता है हमें कौन सी प्रिकॉशन जहन में रखनी चाहिए, कौन सी एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए जब हम लोग मेजरमेंट ले रहे हो, किससे, मेजरिंग सिलेंडर के जरिए, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर जो होता है, जैसे अभी हमने बात की, पीछे भी मेजरिंग सिलेंडर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, चीज़ें लिखी होती हैं, वॉल्यूम लिखा होता है। अच्छा, तो कहता है इंश्योर द मेजरिंग सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट एंड स्टेबल सर्फेस। आप लोग सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे जो आपको मेजरिंग सिलेंडर है वो किसके ऊपर पड़ा, फ्लैट सर्फेस के ऊपर हो। फिर रीड द मेजरमेंट एट आई लेवल टू अवॉइड पैरालैक्स एरर। अब आपने ना बिल्कुल अब यहाँ पर यहाँ से रीडिंग लेनी है तो यहीं पर आंख रख के देखना है, ठीक है, आपकी आंखें यहीं पर होनी चाहिए, ताकि ये ना यहाँ से देख रहे हो तो वो आपको यूँ लगेगा कि यहाँ पर है मेजरमेंट, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होगी, ये यहाँ सामने से देखेंगे तो आपको सही नजर आएगी। और ये एरर क्या कहलाता है, पैरालैक्स एरर कहलाता है। फिर कहता है यूज अ सिलेंडर ऑफ अप्रोप्रिएट साइज टू मिनिमाइज एरर एंड इंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट। कहता है जितना सिलेंडर छोटा सा लें, अप्रोप्रिएट साइड को, ज़्यादा बड़ा भी ना हो ज़्यादा छोटा भी ना हो, ताकि एरर होने के चांस कम हो और मेजरमेंट जो आपके पास क्या है, एक्यूरेट आए, मेजरमेंट आपकी ख़राब ना हो। सही है। अच्छा, चौथा क्या है, अवॉइड स्पिलेज एंड इंश्योर द स्टोन इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड विदाउट एयर बबल्स। कहता है अब आपने पत्थर डाला है इसमें, तो आपने देखना है कि जो पानी है वो बाहर ना निकला है, स्पिलेज ना हो पानी का, और स्टोन जो है वो अंदर पूरा अंदर कंप्लीट चला जाए, ठीक है, और बबल्स ना बने। ये ना बबल्स बांध रही हो आप लोग, फिर बबल्स वाली की मेजरमेंट ले लें और वो असल में बबल्स हों, बबल्स खत्म होने देनी है, फिर मेजरमेंट लेनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। फिर क्वेश्चन 10 है, कहता है व्हाई डू वी नीड टू कंसिडर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट्स। कहता है क्यों जरूरी है सिग्निफिकेंट फिगर्स लेना, क्यों लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट। ये प्रिसीजन की वजह से जरूरी है। अब प्रिसीजन क्या होता है,
प्रिसियन के लिए हम लोग सबसे, अब ये क्वेश्चन हम लोग अभी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके साथ ही देख लेते हैं ताकि आप लोग समझ आ जाए। प्रिसियन हम लोग कहते हैं रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट, यानी कि बार बार एक मेजरमेंट लेना, ठीक है, ताकि वो अगर हम लोग उस मेजरमेंट को किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं ना तो हमारे पास क्लोज मेजरमेंट आए, यानी कि हम लोग बहुत बारीकी से लेना चाह रहे हैं मेजरमेंट, यानी कि हम देखना चाह रहे 0.0000027 वैल्यू है जी, वो बिल्कुल बारीकी से कुछ जगह पे हमें वैल्यूज देखनी पड़ती हैं केमिकल्स ऐड करते हुए, खासकर हमें कॉस्मेटिक्स में केमिकल्स ऐड करने होते हैं ट्यूब वगैरह में, तो हम लोग नहीं चाहते कि ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से हमें नुकसान हो, तो प्रिसियंस मेजरमेंट लेनी पड़ती है। और एक्यूरेसी क्या होती है कि एक मेजरमेंट के कितने क्लोज है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाए, यानी कि राउंड ऑफ करके हमारे पास आ रहा है 26.999, तो उसको हम कहते थे इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है जी, 27 की वैल्यू दे रही है, ठीक है जी। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो इसको मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अब हम बैक आते हैं क्वेश्चन पे। तो कहता है किस लिए ज़रूरी है हमारे पास, एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है। एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है मेजरमेंट्स लेना, सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेना एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है, ताकि हम लोग चीज़ों को एक्यूरेटली कर सकें। कंसीडरिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स हेल्प मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ साइंटिफिक डाटा। अब जितने अच्छे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, उतना साइंटिफिक डाटा हमारे पास अच्छा होगा, यानी कि यार वाह क्या मेजरमेंट्स लिए इन्होंने, और उसकी वजह से हमारे पास एरर्स कम आएंगे, कैलकुलेशंस के अंदर भी अपनी और मेजरमेंट्स के अंदर भी हमारे पास जो है ना वो एरर्स कम आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने ना ये देख लिया क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास, ठीक है, कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने, डिजिट्स लेने क्यों ज़रूरी होते हैं, ताकि डाटा एक्यूरेट रहे और हमारे पास एरर्स के चांस कम हो और हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो प्रिवेंट कर सके एरर्स को और अच्छी मेजरमेंट ले सके। तो उनको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। आप कहते हैं हाउ कैन रैंडम एरर बी रिड्यूस्ड, जो हमारे पास रैंडम एरर आ जाते हैं वो रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं, कम किस तरह कर सकते हैं। तो हम कहते हैं रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मल्टीपल मेजरमेंट्स एंड एवरेजिंग द रिजल्ट्स टू स्मूथ आउट इनकॉन्सिस्टेंसीज। कहता है रैंडम एरर से हम लोग किस तरह से खत्म कर सकते हैं कि हम लोग मल्टीपल मेजरमेंट्स लें, कि बार बार मेजरमेंट्स लें और उनकी एवरेज निकालें, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जितने भी इनकॉन्सिस्टेंसीज हैं वो हमारे पास कम हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। यूजिंग प्रिसाइज एंड वेल कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू इंश्योर एक्यूरेट रीडिंग्स, और हम लोगों ने अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं जो हमारे पास ये ना हो कि उनके अंदर जीरो एरर्स हों या मसाइल हों, ठीक है। प्रिसाइज एंड वेल कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है और इंश्योरिंग कंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस टू मिनिमाइज वेरिएशंस, और हम लोगों ने क्या करना है कि इंश्योर करना है कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट रहें। ये ना हो कि कभी एक जगह पे हम लोग एक चीज़ रख रहे हैं मेजरमेंट लेने के लिए, एक सिलेंडर रख रहे हैं, ये थोड़ी देर बाद हम लोग किसी और सरफेस पे रख के कर रहे हो, तो एक ही सरफेस के ऊपर रखना, स्मूथ सरफेस के ऊपर जो हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो, उसके ऊपर हम लोगों ने रख के मेजरमेंट लेनी है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हमारे पास जो है वो टेम्परेचर भी सही होना चाहिए, वहाँ का रूम टेम्परेचर, ताकि हमारे पास एरर्स ना आए। तो इस तरह से हम लोग रैंडम एरर रिड्यूस कर सकते हैं। और प्रिसिजन और एक्यूरेसी को भी हमने पहले भी देख लिया, और कि हमारे पास प्रिसिजन क्या होती है एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, कि रिपीट करना, मेजरमेंट को बार बार लेना ताकि कंसिस्टेंसी आ जाए, किसी मेजरमेंट की कितने क्लोज है वो देखने के लिए हम लोग क्या कहते होते हैं, एक्यूरेसी को कहते होते हैं कि वो एक्यूरेसी है हमारे पास, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या एक्यूरेसी है। प्रिसिजन क्या है हमारे पास, प्रिसिजन ये है कि हम लोग बार बार मेजरमेंट्स लेते हैं, रिपीटेड मेजरमेंट्स की कंसिस्टेंसी को देखना होता है कि हाउ क्लोज द मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर, यानी कि एक मेजरमेंट ली है, समझो एक दफ़ा लिया है, फिर अगली लिया है, फिर अगली लिया है, तो वो कितने करीब करीब आ रहे हैं, चेंज तो नहीं आ रहा रिजल्ट, तो ये देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जबकि एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू, यानी कि कोई एक एक्सेप्टेड वैल्यू, यानी कि वो कह रहा नहीं जवाब 9.8 है आना चाहिए, इसका वॉल्यूम 9.8 मीटर क्यूब आना चाहिए, तो अब आपकी वैल्यू कितने करीब आ रही है, उसकी 9.73 आ रही है, 9.6 आ रही है, तो ये हमारे पास एक्यूरेसी होगी। हम लोग कहेंगे ये बहुत एक्यूरेट है, यानी कि हमारे रिजल्ट 9.8 आना चाहिए था, तो ये 9.79 दे रहा था, तो बहुत एक्यूरेट है, ठीक है। जब बिल्कुल 9.8 दे रहा था, यानी कि बहुत एक्यूरेट, 100% एक्यूरेसी होगी, ठीक है। तो इन समरी प्रिसिजन इज अबाउट द रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स। प्रिसिजन क्या है, यानी कि रिपीट करते हैं मेजरमेंट्स को, और जबकि एक्यूरेसी क्या है, करेक्टनेस ऑफ अ सिंगल मेजरमेंट, यानी कि एक ही जो हमारे पास मेजरमेंट है उसी को हम लोगों ने करेक्ट करना होता है, यानी कि जिस तरह मैंने अभी बताया कि 9.8 है तो उसके करीब करीब जाते रहना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट और प्रिसिजन क्या है,
बार बार मेजरमेंट्स लेनी है और उनको आपस में चेक करना है कि इनमें से क्लोज कितनी क्लोज हैं एक दूसरे के। तो ये जो था हमारे पास थे शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 1 के, जो कि 12 क्वेश्चन थे। हमने इन सारों को डिस्कस किया बारी बारी और फुली डिस्कस कर लिया हमने इनको, और जो कुछ था यहीं तक था। अब हम लोग इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बना लेंगे जिसके अंदर अभी हम लोगों ने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं और अब शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इसके बाद हम लोगों के पास एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ये 4 वीडियोस जो है हमारे पास एक चैप्टर के अंदर आ जाएगी, और यहीं तक था। जो मसला हो आप लोगों का वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई दे दूँ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। हेलो जी गाइस, आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स 9th, ठीक है। और इसका जो चैप्टर 1 है आप लोग देख सकते हैं, बुक नई वाली है फेडरल बोर्ड की, नेशनल बुक फाउंडेशन। इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज हम लोगों ने वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज के जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन हैं, बाकी जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन है, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप लोग प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। उसके अंदर 4 वीडियोस होंगी पहले चैप्टर की, जिसके अंदर पहले एमसीक्यूज होंगे, फिर शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन होंगे, और फिर ये वाले क्वेश्चन होंगे लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन, उसके बाद न्यूमेरिकल। तो फुल एक्सप्लेन A to Z खोल के पिला दिया, ठीक है। और ये जो है हमारे पास किधर आएगा, हाँ ये देखो, पहले एमसीक्यूज हैं, फिर अच्छा अब ये जो भी हम लोगों ने करना है ना वो लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चंस, और ये 12 हैं, ठीक है। इसके नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन से। ब्लॉग स्पॉट का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से खोल के आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 12 क्वेश्चन हैं। तो इन लोगों को भी हम, इन सारों को भी हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है, समझते हैं। सारी वही चीज़ें जो टॉपिक में लिखी हुई हैं, कोई एक चीज़ भी आगे पीछे से ख़राब नहीं है। बस मैं इसको नॉर्मल एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आप लोग रीड कर सकते हैं इसको, ठीक है। ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें तो है नहीं, तो खाली मैंने एक जगह प्रॉपर लिख दी हैं ताकि सही से समझ आ जाए। अच्छा, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ जाते हैं रीड व्यू में, ताकि हम लोग इसको पढ़ना चाहें ना तो हम पढ़ सकें इसलिए। अच्छा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, कहता है कि डिफाइन फिजिक्स। सबसे पहले क्या कहता है, डिफाइन फिजिक्स। फिजिक्स को डिफाइन करें, डेफिनेशन देनी है खाली। डिस्क्राइब इट्स रेवोल्यूशनरी रोल इन टेक्नोलॉजी, आपने बताना है टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह से जो है ना रोल अदा कर रही है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। ये जो आपके पास डेफिनेशन है नॉर्मल वो लिखनी है सबसे पहले, ठीक है। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स, ये हमें बताती है कि सर यूनिवर्स जो बिहेव करती है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर बड़ी से बड़ी गैलेक्सीज तक, ठीक है। तो फिजिक्स से सारा हमें पता चलता है। अगला कहता है इट्स रोल्स इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। रोल इन टेक्नोलॉजी बताने हैं, तो वो क्या है, रोल इन टेक्नोलॉजी आ जाएगा ये वाला, ठीक है। फिजिक्स हैज़ प्लेड क्रूशल रोल एज डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास डिवाइसेस बनी हैं मुख्तलिफ, और डिफरेंट सिस्टम बने जिन्होंने हमारी लाइफ को क्या ट्रांसफॉर्म किया है, हमें चेंज कर दी लाइफ, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट। इसकी वजह से हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनी, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बने हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर बने हैं जिसकी वजह से हमारे बिजली आ रही है, मोटरें बनी हैं जिसकी वजह से हमें पानी शानी आ रहा है। तो इजी वर्ड्स में आप लोग समझ लें चीज़ों को, और फिर आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, हटा मारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ने किस तरह से अपना रोल अदा किया, मैं रंग चेंज कर लूँ। अच्छा, मैकेनिक्स आ जाता है। मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन एंड फोर्सेस हैव लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मशीन्स। मैकेनिक्स अब चलने चीज़ों को कहते हैं ना, आप लोगों ने टाइप्स ऑफ फिजिक्स में पढ़ा होगा इसको, मैकेनिक्स को, जिसकी वजह से हमारे पास आजकल क्या बन गया, मशीनें आ गई हैं, व्हीकल्स बन गई हैं, ठीक है, एंड इस तरह की और चीज़, ऑप्टिक्स आ गया। फिर हम लोगों ने लाइट्स वगैरह को पढ़ा फिजिक्स में, स्टडी ऑफ लाइट्स, जिसकी वजह से कैमराज आ गए, माइक्रोस्कोप्स बन गए अब, और फाइबर ऑप्टिक आ गई है जो कि बहुत फास्ट किस्म की तार है जिसके अंदर नेट आता है और आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं लाइट की स्पीड से, इसके अंदर जो है ना आपके पास कम्युनिकेशन होती है। फिर क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से हमारे पास क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर्स बने, जिसकी वजह से हमारे पास आजकल जो स्मार्टफोन्स हैं वो हमारे हाथों में आ गए, और कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लिस्ट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को आपने डिस्कस करना है। आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स को कर लें, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग क्या स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्सेस दैट अफेक्ट देम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को करते हैं, जिसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात करते हैं, और इंटरेक्शन बिटवीन द, इसके अंदर आपने,
ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस खाली डिस्कस करनी है। आपका दिल करे जितने नंबर का सवाल होगा उतने नंबर की करनी है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब है जो है ना हमारे पास चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हीट वर्क टेम्परेचर एंड द स्टैटिस्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे स्टिल रहते हैं। ठीक है, वो आगे पीछे मूव नहीं होते, तो इसके अंदर हीट और हम लोग डायनेमिक्स की बात करते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है वो भी हमारे पास किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, ऑप्टिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, आप लोग इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, रिलेटिविटी। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि सारे जो आपके बुक के कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों ने वो उसमें लिख देने, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना। एस्ट्रोफिजिक्स होगी। अच्छा, उसके बाद कहता है व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स टू शो द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। तो ये अब एग्जांपल जो देने वाला काम है ना, ये अब आप लोगों का यहाँ पर आएगा। बाकी तो आप लोगों को चीज़ें पता ही होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, बेस क्वांटिटीज क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? वो प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट्स की या फिनोमेना की जिसकी वजह से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, यानी कि जो भी फिजिकल चीज़ें हम लोगों ने मेजर करनी होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के जरिए ही करते हैं। अच्छा, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी है? बेस वो होती हैं जिनसे मिलकर डिराइव्ड बनती हैं। जैसे कि बेस के अंदर हमारे पास काफ़ी हैं, जैसे कि मीटर है, किलोग्राम में, सेकंड्स एंड डिराइव्ड जो इनसे मिलकर बनती हैं, जैसे कि वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी जो है वो क्या होता है? ms-1 जो कि मीटर पर सेकंड से बनता है, यानी कि उसके अंदर मीटर भी आ रहा है और सेकंड भी आ रहा है, यानी कि मीटर भी आ रहा है और सेकंड भी आ रहा है, दो चीज़ें आ रही हैं। तो उनसे मिलकर क्या बनती है? वेलोसिटी बनती है। इसी वेलोसिटी हमारे क्या डिराइव्ड है। फोर्स जो है फिर वो m और a से मिलकर बनती है। मास यानी कि kg से मिलकर बनती है। एक्सेलरेशन से मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स भी डिराइव्ड है। इस तरह एनर्जी फोर्स और डिस्टेंस से मिलकर बनती है, तो ये भी हमारे पास एक डिराइव्ड है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ आ गया, इजी वर्ड्स में लिख लें बस। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी? डिफाइन बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। कहता है आपका क्या मतलब है फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से? ठीक है, बताएं कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड क्या होते हैं। अच्छा, यूनिट जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का वो होता है मेजर करने के लिए किसी भी चीज़ को, यानी कि मैग्नीट्यूड का। आप लोग एक चीज़ लिखते होते हैं कि 10, आप खाली 10 लिखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा 10 क्या है? 10 किलो है। ठीक है, 10 ग्राम है, 10 क्या है? तो ये सब चीज़ें हमारे पास किससे पता चलती हैं? यूनिट से पता चलती हैं, यानी कि केजी लगाया, मीटर लगाया, क्या लगाया, तो वो सारा यूनिट का काम होता है। तो मैग्नीट्यूड जो होता है ना उसको कौन शो करता है? यूनिट शो करता है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या 10 है। ठीक है, और केजी क्या यूनिट है। अच्छा, फिर कहता है बेस यूनिट। दोबारा रंग चेंज करने तो मुझे अच्छा सा रंग लगाते हैं। अच्छा, बेस यूनिट्स क्या होते हैं? दे आर द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द बेस फिजिकल क्वांटिटी। अब जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स हम लोग क्या कहते होते हैं? बेस यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि मीटर का m है, किलोग्राम का kg है, सेकंड्स का s है। डिराइव यूनिट्स क्या है? जो कि डिराइव क्वांटिटीज है उनके यूनिट, यानी कि वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसी तरह एक्सेलरेशन का ms-2 होगा और जाउ न्यूटन का n है। ठीक है, जाउस का j है। तो ये हमारे पास इसके अंदर आ गया। अच्छा, आप कहते हैं व्हाट आर प्रीफिक्सेस, व्हाट इज देयर यूज इन मेजरमेंट? प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, उनका यूज क्या है मेजरमेंट्स के अंदर? प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू इंडिकेट मल्टीपल्स और फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स। प्रीफिक्सेस हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग मल्टीपल्स या फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स को शो कर सकें, यानी कि प्रीफिक्सेस हमारे पास होते हैं किलो, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं जो कि छोटे से बड़ी यूनिट्स को, छोटे से बड़े चीज़ों को बताते हैं। यानी कि किलो जो होता है वो क्या होता है? किलो होता है 1000 टाइम्स द यूनिट, यानी कि 1000 चीज़ को हम लोग क्या कहते थे? किलो, यानी कि 1000 ग्राम 1 किलो के बराबर बनता है और 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर बनता है। ठीक है, तो ये जो किलो है वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है और सेंटी जो है बहुत छोटा होता है, यानी कि वो 0.01 को शो करता है। इस तरह मिली जो है वो 0.001 को शो करता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आप लोगों को पता होंगी, पढ़ी होंगी आप लोगों ने, ईजी है। और व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन क्या है? और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नोटिंग डाउन अ मेजरमेंट, गिव एट लीस्ट 5 एग्जांपल्स। कहता है साइंटिफिक नोटेशन क्या है या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास मेजरमेंट को नोट करने की? 5 एग्जांपल्स दे दें। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स दैट आर टू लार्ज। साइंटिफिक नोटेशन हम यूज़ करते हैं जो नंबर बहुत बड़े हैं उनको लिखने के लिए। ठीक है, ताकि हम आसानी से उसको लिख सकें। ठीक है, या बहुत कुछ छोटे हैं उनको भी आसानी से लिख सकें किसी की भी 10 की पावर लगा के, यानी कि 5000 बड़ा है, अब इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻3। 0.007 अब बहुत छोटा है, इसको हम लोग माइनस की पावर में लिख सकते हैं। इस तरह इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो खाली पावर्स का चक्कर होता है 10 के साथ लगा के। बाकी आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से पॉइंट को आगे पीछे करना है, तो ईजी है।
और ये तो लेक्चर्स में आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बस नॉर्मल रखेंगे चीज़ों को ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप लोगों को खाली क्वेश्चन लिखना आ जाए। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इन डिटेल। अब जब भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग बताया कहेगा लिखने के लिए, तो आप लोगों ने प्रॉपर हेडिंग्स देनी है। सबसे पहले आप लोगों ने बताना है कि वर्नियर कैलिपर है क्या। वर्नियर कैलिपर्स आर प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन एज वेल एज डेप्थ्स। ये मेजर करने के लिए यूज होता है क्या क्या चीज़ें, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन को, लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए, ठीक है, और अंदर का इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन कैसे मिलकर बनता है, कैसे होता है सब। अच्छा, इसकी अभी किससे मिलकर बनता है। वर्नियर कैलिपर के अंदर क्या क्या होता है। वर्नियर कैलिपर के अंदर हमारे पास होता है मेन स्केल होता है एक उसका, ठीक है, जो कि मिलीमीटर्स या इंचेस में होता है। वर्नियर स्केल उसका अपना वर्नियर स्केल होता है जो कि मूव हो सकता है, ठीक है, ताकि हम लोग प्रीसाइज मेजरमेंट्स ले सकें। वर्किंग कैसे वर्किंग करता है, कैसे ये मेजरमेंट्स लेता है। जो भी हम लोग ने ऑब्जेक्ट मेजर करना है उसको हम लोग प्लेस करते हैं उसके दो जहाज के दरमियान में, ठीक है, कैलीपर के, ठीक है। वर्नियर कैलिपर मूव होता है जब तक कि ऑब्जेक्ट फुली फिट ना हो जाए। वह फिर हम लोग रीडिंग लेते हैं, कंबाइनिंग द मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग, दोनों की रीडिंग लेते हैं। ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास, इसके अंदर ज़्यादा आप लोगों ने नहीं लिखना। तो कहता है स्क्रू गाज क्या है और इसकी पिच क्या है और लीस्ट काउंट क्या है, और ये बताएं कि हाउ इज इट यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ थिन कॉपर वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है, ठीक है। और कहता है स्क्रू गाज है क्या, ये बता दो, और बताओ कि इसका पिच क्या होता है, इसकी लीस्ट काउंट क्या है, और किस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं इसकी किसी भी कॉपर वायर की थिकनेस। सबसे पहले कहता है स्क्रू गाज जो है और या माइक्रोमीटर, वो क्या एक डिवाइस है जो कि मेजर करती है आपके पास स्मॉल डायमेंशंस को, यानी कि अंदर की थिकनेस हो गई, लेंथ हो गई, और इस तरह की चीज़ों का मेजर करती है हाई प्रिसीजन। हाई प्रिसीजन का मतलब यह है कि अच्छे तरीके से मेजर करती है वर्नियर कैलिपर से भी। पिच क्या है, सबसे पहले पिच की बात करता हूँ। डिस्टेंस द स्क्रू मूव्स पर मिनट पर 1 मिनट पर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन टिपिकली मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। कहता है पिच वो होती है जो डिस्टेंस स्क्रू मूव करता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर, जो कि मिलीमीटर्स के अंदर होती है, और वो इसकी क्या होती है, इसकी होती है 0.001, ठीक है, 0.001 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और हमारे पास इसकी, और जबकि जो मिलीमीटर्स में है वो 0.0001 मिलीमीटर्स होती है, ठीक है। और लीस्ट काउंट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी एक्यूरेटली रेड कैलकुलेटेड एज द पिच डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन। जितनी पिच होती है उसको हम लोग डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो ये पिच और लीस्ट काउंट में डिफरेंस है। अब यूज़ किस तरह से करना है स्क्रू गाज। प्लेस द वायर बिटवीन द एनुअल एंड स्पिंडल। आपने जो वायर है उसका एनुअल और स्पिंडल के दरमियान में रखना। टर्न द रैचेट अंटिल द वायर इज सिक्योरली हेल्ड। रैचेट को ऑन करने देना जब तक कि आपका वायर जो सिक्योरली हेल्ड ना हो जाए। रेड द मेजरमेंट ऑन द मेन स्केल। मेजरमेंट आपने देखनी है मेन स्केल के ऊपर, और ऐड करना है उसको हमने जो रीडिंग हमारे पास थिम्बल स्केल के ऊपर आई है, ठीक है। अंदर के कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। डिफाइन एरर। एरर क्या है बताएं, रैंडम और सिस्टमेटिक एरर के दरमियान डिफरेंस क्या है, और ये एरर्स हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं। तो एरर्स वो चीज़ें होती हैं बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। डिफरेंस होता है जो कि हम लोग ने वैल्यू मेजर की है, ठीक है, और जो असल में वैल्यू ट्रू है उसके दरमियान में, ठीक है, वो एरर होगा। इतना एरर आया। रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर होता है कॉज्ड बाय द अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन द मेजरमेंट प्रोसेस। मेजरमेंट प्रोसेस की वजह से कोई मसाइल आ गए, उनको रैंडम एरर कहते हैं, पता नहीं है उसकी वजह। रिड्यूस बाय टेकिंग मल्टीपल मेजरमेंट। ये हम लोग काम किस तरह से कर सकते हैं, बार मेजरमेंट लेके, ठीक है, और उनकी एवरेज निकाल के। सिस्टमेटिक एरर क्या है, सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि कॉज बाय कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल फैक्टर्स सच एज फॉल्टी इक्विपमेंट और बियास्ड इक्विपमेंट टेक्निक्स। यानी कि सिस्टमेटिक का मतलब है कि उसके अंदर मसला होगा, चीज़ के अंदर मसला होगा, मेजरमेंट इक्विपमेंट के अंदर मसला होगा, वो फॉल्टी होगा। यानी कि हमारा वर्नियर कैलिपर उसमें मसला है, स्क्रू गाज उसमें मसला है, ठीक है। ये किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, ये हम काम कर सकते हैं कैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट, अच्छा सा इक्विपमेंट लें, और प्रॉपर मेजरमेंट टेक्निक हमारे पास होनी चाहिए। एक तो इसके अंदर हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो काबिल भरोसा हो, ट्रस्टेबल हमारे पास जो है ना, वो हम लोग यूज़ करें मेजरमेंट टूल। अच्छा, ये कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर। स्केलर क्या, वेक्टर क्या है। जस्टिफाई करें कि डिस्टेंस, स्पीड, मास एंड एनर्जी स्केलर्स हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स वेक्टर्स हैं। अब स्केलर्स क्या होता है,
के अंदर वो होता है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती, खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, अब इसने जो कहा है हम लोग उनको साबित करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसका डिस्टेंस, जो आप बताएं कि ये अब डिस्टेंस जो है वो होता है टोटल पाथ कवर्ड, नहीं कितना हम लोगों ने फासला तय किया। अब कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमने नॉर्थ में किया साउथ में किया, वो हम लोग नहीं बता रहे, ठीक है, वो खाली डिस्टेंस है 10 मीटर 20 मीटर इस तरह। स्पीड, अब स्पीड हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड। अब हम लोग कहते हैं 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर से, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, मैथ है 10 किलो 20 किलो, हम ये नहीं कहते 20 किलो ऊपर है नीचे दाएं है बाएं है, ये हम लोग नहीं बताते, इसकी डायरेक्शन नहीं। एनर्जी फिर आ जाती है, एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि इतने जूल एनर्जी लगाई, 10 जूल 20 जूल 30 जूल, अब उसकी भी कोई एनर्जी नहीं है, उसका भी कोई यूनिट नहीं है, डायरेक्शन नहीं है कि मैंने इतनी एनर्जी किस जगह पे लगाई, दाएं लगाई बाएं लगाई कभी लगाई, ठीक है, कुछ पता नहीं। वेक्टर्स, फिर वेक्टर्स क्या है, जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ये हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब हमने यहाँ से यहाँ तक किया, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक किया। वेलोसिटी है, फिर हमारे पास वेलोसिटी होती है स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाना, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड होगी ना, यानी कि दो डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान की है, भी हमारे पास वेक्टर है क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी तो ऑलरेडी जो है वो वेक्टर है, तो ये भी हमारे पास वेक्टर होगा, एक्सेलरेशन भी, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। फिर फोर्स है, फोर्स हम लोग किसी एरिया पे किसी जगह पे लगाते हैं, किसी डायरेक्शन में लगाते हैं, नीचे लगाते हैं ऊपर लगाते हैं, किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन पुश और पुल होती है। तो ये हमारे पास साबित हो गया कि हमारे पास स्केलर्स हैं और वेक्टर्स हैं। फिर कहते हैं जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज ऑफ मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। बताएं कि किस तरह से हम लोग, अच्छा जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट करना है, यूज किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको, मेजरिंग सिलेंडर को, ताकि हम लोग मेजर कर सकें वॉल्यूम। अच्छा, मेजरिंग सिलेंडर जो हमारे पास यूज होता है मेजर करने के लिए वॉल्यूम किसी भी लिक्विड का एक्यूरेटली, ठीक है। जस्टिफिकेशन, इट्स कैलिब्रेटेड मार्किंग अलाउ फॉर प्रिसाइज वॉल्यूम रीडिंग। कहता है जो ये हमारे पास समझो एक है मेजरिंग सिलेंडर है ये वाला, इसके ऊपर अब प्रॉपर जो हमारे पास वॉल्यूम के लिए ना ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, इस तरह पॉइंट्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। नीचे पॉइंट जो सबसे पहले 0 से शुरू होता है, यानी कि 0 मीटर क्यूब होगा, ये 0 सेंटीमीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम के लिए क्यूब यूज़ करते हैं ना, और ऊपर वाला 1000 मीटर क्यूब होगा या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो कहता है इसके ऊपर क्या होता है, कैलिब्रेटेड मार्किंग्स होती हैं, यानी कि वो मार्किंग इसके ऊपर लगी होती हैं ताकि हम लोग वॉल्यूम आसानी से रीड कर सकें। जो भी चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि जो है ना वो चीज़ कहाँ पर थी, पहले हम देखेंगे कि पहले पानी का वॉल्यूम कहाँ था, और चीज़ डालने के बाद पानी का वॉल्यूम कहाँ चला गया, ठीक है। जो फिर ऊपर वाला जो होगा उसमें से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इलस्ट्रेशन, प्योर द लिक्विड इनटू सिलेंडर रीड द, ये मैंने वही बात कर दी जिससे मैंने बताया किस तरह से हम लोगों ने इसको रीड करना। अच्छा, फिर कहता है प्रिसिजन और एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है, ये हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिसिजन और एक्यूरेसी में फ़र्क, प्रिसिजन क्या होता है, रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स, यानी कि बार बार मेजरमेंट्स लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो आपस में कितनी क्लोज हैं, ठीक है। और एक्यूरेसी क्या होता है कि हाँ, एक्यूरेसी ये होता है कि एक मेजरमेंट जो हमने लिया है वो जो असल में हम लोग को वैल्यू चाहिए उसके कितने करीब है, ठीक हो गया। Example, if you weigh an object 5 times and get value close to each other but not close to the actual weight, the measurements are precise but not accurate. कहता है अगर आप लोग वजन उठाते हैं, वजन नापते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का 5 दफ़ा और वैल्यूज लेते हैं जो कि एक दूसरे के बहुत करीब है, लेकिन वो एक्चुअल वेट के करीब नहीं आ रही, यानी कि एक्चुअल वेट 5 किलो है, ठीक है, लेकिन वैल्यूज एक दूसरे के बहुत करीब आ रही हैं, यानी कि एक वैल्यू हमारे पास आई 4.6, फिर एक आई 4.7, इस तरह 4.67 एक आ गई, यानी कि एक दूसरे के करीब करीब 5 वैल्यूज आई हैं जो हमने ली। तो वो क्या है कि वो मेजरमेंट्स प्रिसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं आ रही, यानी कि एक्यूरेटली अगर होती तो वो हमारे पास क्या आती, 5 kg आती, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। इफ द वैल्यूज आर क्लोज टू द एक्चुअल वेट दे आर एक्यूरेट, अगर वो इसके बहुत क्लोज होंगी ना 5 kg के, तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो एक्यूरेट होंगी, यानी कि अगर हमारे पास 4.99 आ रही है तो इसका मतलब एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, या 4.999 आ रही है तो इसका मतलब एक्यूरेट आ रही है। तो ये थे हमारे पास 12 क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए, और होप सो आप लोगों को सही तरह से समझ आ गए होंगे। मैंने इनको ऊपर ऊपर से पढ़ा है, बाकी आप लोग उसको